आज हम लोग जो हाल ही में 2-3 रोज पहले टेस्ट हुआ है मैथ का, जिसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन लघुत्तरीय और 10 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछा गया था। उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है या जिनको अपने पेपर का खुद मूल्यांकन करना है, वैसे तो पेपर का मूल्यांकन खुद संस्था करेगी और आपको बताएगी कि आप मतलब कितने अंक ला पाए हैं। लेकिन यदि आपको उसको फिर से दोबारा मतलब बनाना हो या बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं ज़्यादा काम होगा इसमें, इसलिए मैं समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए जल्दी से काम शुरू करना चाहूँगा। पहला सवाल है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस गुना ए बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल है कि लॉस गुना मस किसके बराबर होगा, अर्थात ए एक संख्या है और बी एक संख्या है, इसका लॉस और मस किसके बराबर होगा। ऑप्शन एक में दिया है ए बटा बी, ऑप्शन बी में दिया है बी बटा ए मतलब पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या बटा मतलब पहली संख्या। तो ऐसे करके इसके लिए एक सूत्र बनता है, जिसमें सूत्र होता है कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मस, लॉस गुना मस। आप देख करके भी पता कर सकते हैं कि लॉस गुना मस किसके बराबर है, तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में ढूंढिए। तो ए बटा बी अर्थात पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, तो ये होगा नहीं। बी बटा ए मतलब दूसरी संख्या बटा पहली संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तीसरी है कि ए गुना बी अर्थात एक संख्या गुना दूसरी संख्या, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इस तरह से क्वेश्चन 1 का आंसर सी होगा। जो बच्चे नहीं लगाए हुए वे लोग सही करते रहे। अब मैं बारी बारी से आंसर को बताने चलूंगा जल्दी जल्दी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो यह है कि ए और बी मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा जो एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब हो गया बहुपद, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल है, मतलब अल्फा और बीटा इसके मूल है। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ करेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इसका फार्मूला होता है, जिसको पहले आपको मतलब बहुपद वाले सूत्र में बताया गया होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। जब यह भाग में है गुना के रूप में बदलेगा तो माइनस बी बटा ए गुना ए बटा सी, ए से कट जाएगा, बच जाएगा आपका माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी का मान यहाँ पे 1 है, देख रहे हैं ना 1, अर्थात माइनस 1 का सी का मान आपका 1 है, अर्थात 1, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर -1 होना चाहिए। तो 2 नंबर का आंसर जो है आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 का आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। और रही बात इसको उतारने की या आपको समझने की, तो आप वीडियो को देखते हुए समझ करके अपने पेपर को, इस पेपर को लेकर के बैठिएगा वीडियो देखने के लिए, और पेपर में सवाल देखिएगा और मैं आंसर को कैसे बना रहा हूँ इसको देखिएगा, और देखते हुए आप अपने आंसर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इस पर ध्यान दिया जाए। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, जैसे कि आपको पता है परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होती है और q बराबर 0 के रूप में नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया आपका √3 जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है ना, यह अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में आएगा। दूसरी संख्या है आपका 2√2 बटा √2, तो यह जो संख्या √2 से √2 कर सकता है, 2 आपका परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी मतलब क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय की बहुत ही कमी है और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो यह है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल 2 और 5 है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है -5। तो अब क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए आपको द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है
कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास 2 है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 5, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 5। अगर जिस ऑप्शन में इतना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 5, तो वहीं इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम ऑप्शन की चूज मतलब देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये वाली ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन डी में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिस मतलब टाइप जो है थोड़ा सा मिस हो गया है, 15 लिख दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो इस क्वेश्चन में सभी जो भी बच्चे हैं जो अगर कुछ गलत भी लिखे होंगे तो उसको सही का निशान मतलब सबको एक अंक मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका यही होगा। यदि यह आंसर ऑप्शन में होता तो इसी ऑप्शन पे सही का निशान लगता है, लेकिन मिसप्रिंट होने के कारण 5 के जगह पर यहाँ पे 15 लिख दिया गया है, लेकिन 15 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी जिन मतलब बच्चों के पास मतलब दिमाग में आया होगा वो यदि सिर्फ 5 लिखे होंगे तभी वो सही है, अगर ऐसा नहीं लिखे हैं तो उनका गलत है। लेकिन संस्था से मिसप्रिंट हुआ जिसके लिए मतलब 1 अंक सभी बच्चों को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से चौक दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकृत करने का तरीका है, लॉसा को मौसा को। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है मौसा को निकालती है, क्या करती है, मौसा को निकालती है। तो इसका जो है 6 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 6 का आंसर बी। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ और आप सुन भी रहे होंगे, 6 का आंसर बी। 7 नंबर, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो अनंत। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 2 संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्याएं होती है, अर्थात 2 संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अर्थात 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ रहे हैं बातों को। यदि आप सुनिएगा भी तभी काम पूरा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, सबको क्वेश्चन मिल चुका है टेस्ट जब हुआ था तब। फिर किसी द्विघात बहुपद समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। यदि विवेचक क्या होगा, डी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो आपको पता है इसके लिए 3 शर्त थे। जब डी बराबर था 0 के तो विवेचक बराबर होते थे और समान होते थे, वास्तविक होते थे और क्या होते थे, समान होते थे। जब डी छोटा है 0 से तो विवेचक क्या होगा कि अवास्तविक होगा और समान होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जब डी बड़ा हो 0 से तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, अर्थात मूल वास्तविक और असमान। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। देखिए असमान के जगह पर भिन्न लिखा गया है। इसी तरीके से आपको चेंज भी किया जा सकता है, आपके दिमाग को बदला भी जा सकता है। यदि आप बदल जाइएगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए बोर्ड आपके माइंड को बदलने की भी कोशिश करती है। आप बदलिएगा मत। यहाँ पे आप पढ़े हैं कि वास्तविक और असमान, और यहाँ पे दिया है वास्तविक और भिन्न। अर्थात इस क्लू को यदि आप पकड़ लेते हैं तो आप 8 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 8 का ए जवाब सही है, ठीक है। इस तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक, अर्थात इस क्वेश्चन को अब इसको तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंडन तोड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से आपका x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 2, फिर इधर से 1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 2, अर्थात यहाँ पे आएगा आपका x प्लस 2 इंटू जो लोग पहले से बनाया होंगी उनको बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि समझा करके मैंने बहुत बार बताया है, मतलब फैक्टर तोड़ने के लिए आपको बहुत बार सिखाया है। अर्थात इसके शून्यांक -2 और -1 होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो विस्तारित करके यदि बनाया जाए तो इस 50 क्वेश्चन को बनाने में कितना देर लग जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा -2 और -1। अगर किसी क्वेश्चन में आंसर -2 और -1 है तो वही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का
ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 9 का ऑप्शन नंबर डी में जो है आपको -2 और -1 दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि x² - 3 के शून्यांक x² - 3 बराबर 0, x बराबर 3। स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में चला जाता है, रूट में कोई भी संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है, अर्थात +3 और -√3 ये होगा इसका आंसर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि a² p² x² - q² बराबर 0 में इसमें जो है मूल निकालने हैं। तो q² को जब आप उधर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा a² p² समीकरण के नियमानुसार जब माइनस होगा तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर x² बराबर q² बट्टा a² बट्टा p² x² जब इधर आएगा रूट में आने का वर्गमूल के नियमानुसार। ध्यान दीजिए, देखिए कितने आप बेसिकली क्लासेस में जो चीजें पढ़े हैं वो यहाँ पे आपके आ रहे हैं। यहाँ पे वर्गमूल यदि आपको पता होगा तो आपका वर्गमूल बाहर निकल जाएगा और q बट्टा AP आंसर होगा, q बट्टा AP। तो ऑप्शन मिलाते हैं 11 नंबर आंसर में q बट्टा AP, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है q बट्टा AP, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाया गया है। तो देखिए दो रूप में यहाँ पे जब वर्गमूल निकलता है तो दो रूप में निकलता है, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस में भी इस संख्या को रखिएगा तब भी इसका वर्ग मतलब 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस में ही आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे q बट्टा AP भी आंसर हो सकता है और q बट्टा AP माइनस भी आंसर हो सकता है। दो मूल निकलते हैं ना, जब द्विघात समीकरण है तो एक शून्यांक दूसरा शून्यांक अल्फा और बीटा, तो इसका मान दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 12 में परिमेय संख्या इसका स्थान दशमलव। अब 12 में जो आपका दिया गया है कि 2 का पावर q और बट्टा फिर 2 का पावर q गुना 5 का पावर 2, अर्थात जब हर में जो क्या हो 2 और 5 हो तो वह संख्या क्या होती है, वह जो परिमेय संख्या होती है शांत दशमलव का रूप होती है। तो यहाँ 2 और 5 के रूप में है तो यह शांत दशमलव के रूप में है, अर्थात यदि 2 और 5 के अलावा कोई और चीज होती तो यह अशांत होती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, 12 का आंसर होगा शांत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन हो गया x² - 2x + 5 के शून्यांक a और b हो तो ab की मान ज्ञात करें। कि शून्यांक a और b हो तो ab की मान, यहाँ पे क्वेश्चन फिर गलती होता हुआ, यहाँ पे a और b है तो ab का मान नहीं निकल पाएगा, a इंटू b का मान अगर निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a के सूत्र पे फार्मूले पे यह लगेगा। c का मान कितना होगा, c का मान हो जाएगा 5/1, अर्थात 5/1 अर्थात 5 आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है आपका 5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहां a, b है वहां पे a इंटू बी होना चाहिए। ठीक है, फिर 14 नंबर पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जो आपको पहले से बताया गया, 7वें क्लास से आपको बताया गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर 15 नंबर एक रैखिक समीकरण का घात होता है, वैसा समीकरण जिसे एक रैखिक समीकरण कहा जाता है उसका घात 1 होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा। और फिर 3/8 का दशमलव प्रशांत क्या होगा, तो 3/3/8। तो मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया है कि अगर 2 होगा तो वह शांत होगा, 2 और 5 होगा तो वह शांत होगा, और सिर्फ 5 होगा तो वह शांत होगा। 3 स्थिति में दशमलव प्रशांत क्या होता है, शांत होता है। दशमलव नामक चैप्टर जब हम पढ़ाए होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा 2 अगर होगा तो वह शांत होगा, अर्थात 2/3/8। तो जब नीचे हर में 8 है तो उसका क्या आएगा, 2 के रूप में आएगा, अर्थात यह क्या होगा कि शांत होगा। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है उसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही जवाब होगा। 17 द्विघात समीकरण इतना के विविचक ज्ञात करना है। विविचक ज्ञात करने के सूत्र होता है t बराबर b² - 4ac। ये आपको पहले द्विघात समीकरण में पढ़ाया गया होगा। जो भी चीजें आपकी पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक से आई हुई हैं, यदि आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत होता होगा। आपको पहले चैप्टर के विषय में जानना होगा और तब उसके बाद समझना होगा। सवाल है कि 17 नंबर में 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के मतलब विवेचक निकालना, विविध कर, जिसको डी सूचित कहता है। b² - 4ac, b का मान है आपका 4,
स्क्वायर माइनस 4ac गुना करेंगे 4 चौके 16, 4 दूनी 8 3 24, माइनस 24 में से 16 घटेगा माइनस 8 बचेगा। तो यदि डी जो है माइनस 8 आ गया आपका आंसर 17 का ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या मतलब दिखाने के लिए आपको पहले ही बताया गया कि जो संख्या p बटा q के रूप में वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पाई है, पाई जो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो √7 है जो परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर सी 16/25 रूट के अंडर है, रूट अंडर 16/25। अब वर्ग के अंदर अगर 8वीं क्लास में आप वर्गमूल पढ़ेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि 4 चौके 16 5 25 4/5। और आपको यह जब परिमेय संख्या का परिभाषा जब आपको पता होगा कि p बटा q बराबर मतलब क्या होता है, ये परिमेय संख्या होती है। यहाँ p बटा q के रूप में हो गया तो यह परिमेय संख्या का रूप है, अर्थात इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बातों को समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको वीडियो को दोबारा देख करके भी समझना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे काम करेंगे हम तो 50 क्वेश्चन बनाने हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप देख रहे हैं कि इतने देर में अभी तक 18 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। मुझे समझाना भी है और बताना भी है, इसलिए समय ज़्यादा लगेगा और मुझे जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 19 सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या यदि आप 5वीं 6वीं क्लास में या उससे नीचे क्लासेस में आभास संख्या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वैसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से भी मतलब कटती हैं या विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? आभास संख्या। तो आप सोचिए कि वो सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है? 0 की आभास संख्या है? नहीं, 0 तो कोई संख्या नहीं है, उसको क्या है कि मतलब अमान्य संख्या माना जाता है। 0 को जब वो लगता है मतलब किसी भी संख्या के दाहिने बगल तो वह किसी काम का नहीं होता, और जब बाएं बगल लगता है तो उसके वैल्यू होता है। ये आपको पहले ही बताया गया है, इसीलिए इसको असार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 0 तो यहाँ होगा नहीं। पहले ऑप्शन सबसे छोटी आभास संख्या में पहला ऑप्शन 0, तो 0 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी 1 तो स्वयं से कट रहा है तो स्वयं 1 भी है और खुद भी 1 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 2, अर्थात 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है और स्वयं से भी कटती है। तो जो बातें परिभाषा को क्या करती है, आपने देखा कि मतलब जो 3/4 आया हुआ था, इसकी परिभाषा क्या बनती थी कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो क्या कहलाती थी? परिमेय संख्या। बोलिए थोड़ा सा, क्या कहलाती थी? परिमेय संख्या। तो जो p बटा q के रूप में हो वह परिमेय संख्या कहलाती थी, अर्थात और q बराबर नहीं हो 0 के, तो यह p बटा q के रूप में था और q बराबर नहीं था 0 तक 0 के, तो मैंने कह दिया कि यह परिमेय संख्या का रूप है। ठीक उसी प्रकार आभास संख्या का मतलब क्या बनता है डिफिनीशन कि वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटती हो वो आभास संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 2 जो है 1 से कटा है और स्वयं से कटा है, तो यह जो है आभास संख्या की परिभाषा को परिभाषित कर रहा है, उसके नियमों पर खरा उतर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन है 0 पॉइंट। देखिए यार, अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 10th क्लास में पढ़ करके आप ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व कर सकते हैं तो आपका सोच गलत है, क्योंकि जो कुछ भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब 7th 8th 6th 5th से लिया जा रहा है, और 10th भी वैसा ही होता है। 10th का नाम ही हो गया कि आपको पहला क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक के सभी क्वेश्चन का सम्मिश्रण जो है 10वीं वर्ग में पूछा जा सकता है। यदि आप क जानते हैं तो आप का जरूर लिख सकते हैं, और यदि आप को नहीं जानते हैं तो आपसे कभी भी का लिखा नहीं जाएगा। इसलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, अब आप सोचिएगा ये किस मतलब क्लास का है, किस किताब का है, तो आप क्या है कभी नहीं पता लगा पाइएगा इसको। 0.23 के ऊपर एक ये अब 7th क्लास का क्वेश्चन है, 9th में पूछता है, 10th में आ गया। अब सोचिए, अब इसको बनाने के लिए पॉइंट हटाते हैं, 1 पर 2 को 0 बढ़ाते हैं, और यहाँ पे क्या है कि कोई संख्या नहीं है इसलिए इसको 1 घटा देंगे, तो 23/99 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आते हैं 23/99, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो यहाँ पे 10 घटाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई संख्या इसमें नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया गया है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं और बताया भी गया है। एक रैखिक समीकरण के युग्म जिसका हल नहीं कहलाता है, जिसका हल नहीं हो, तो इसके लिए आपको तालिका बीटीसी में मतलब बताया गया था, और मेरा भी एक मतलब वीडियो बना हुआ था तालिका के ऊपर। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि वह असंगत होगा। एक रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल नहीं हो वह असंगत होगा, अर्थात 21 नंबर का आंसर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से 22 नंबर, एक किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होने पर विवेचक का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 22 का बी आंसर होगा, मूल समान होने पर विवेचक 0 होता है। ठीक है, सब फार्मूले की बातें कॉन्सेप्ट पर की मतलब क्लियर होता है। 23 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का घात होगा, घात x² + 5x। अब बताइए 9 क्लास का क्वेश्चन है, x² + 5x - 6, इसका घात मतलब घात वैसी संख्याएं होती हैं जिस वह दिए गए बहुपद का सबसे अधिकतम मान हो, अर्थात 2 क्या है
घात है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 होगा, अर्थात 23 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अब बताइए क्वेश्चन किस क्लास का है? 1.34, अर्थात पॉइंट हटाइएगा तो 1 पर 0 हो जाएगा, अर्थात 134/100 यह परिमेय संख्या के रूप में घोषित हो गया। अब जब इसको काटिएगा 2 के पहले से, क्योंकि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 के विभाज्यता के नियम अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 67/50, अर्थात जब हम इसको ऑप्शन में मिलाएंगे तो 24 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ये सब आप सुन करके भी लिख सकते हैं, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 24 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही जवाब होगा। 25, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है। संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। बताइए 7th क्लास के कॉन्सेप्ट बना हुआ क्वेश्चन 7th और 8, 9, 10 से मिलकर के क्वेश्चन आपको मिल रहा है। यदि आप देखते हैं, समझते हैं तो आपकी जानकारी बढ़ती ही रहेगी। संख्या रेखा, संख्या रेखा आप देखे होंगे, एक सरल रेखा होता है, बीच में 0 होता है, फिर इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3 धनात्मक संख्या, फिर इधर माइनस में होती हैं संख्याएं। इस तरीके से जो बना हुआ है यह संख्या रेखा है। तो अब आपका सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा पर एक बिंदु, मान लीजिए संख्या रेखा पर कोई एक बिंदु यहाँ पे ले लिया गया, तो यह प्रदर्शित करता है, क्या करता है? एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल, मतलब अब इसकी मतलब क्या है कि परिभाषाओं को जानना पड़ेगा। वास्तविक संख्या क्या होता है तो आपको पता लगना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय के रूप में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और संख्या रेखा एक ऐसी जगह है जहां पर हर प्रकार की संख्या पाई जाती हैं। तो इस सवाल का आंसर तो वास्तविक संख्या ही होना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन आपका कहता है कि प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय वास्तविक सब संख्या रेखा पर मौजूद होता है। आप 7वीं 8वीं में जो परिमेय संख्या को दिखाना सीखे होंगे, संख्या को दिखाना सीखे होंगे, 9वीं में जाकर के आपने मतलब स्केल को लेकर के आपने त्रिभुज के जैसा बना करके अपरिमेय संख्या को भी दिखाया था। अर्थात आपने परिमेय को भी दिखाया संख्या रेखा पर, अपरिमेय को भी दिखाया संख्या रेखा पर, और संख्याओं को भी दिखाया संख्या रेखा पर। अर्थात इन सभी के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है। अर्थात वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, इस तरीके से 26 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या को 16, 20 और 24। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। यह 5th लेवल का क्वेश्चन है जो लॉस ऑफ मसल से आपको मिला हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि आप सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाज्य होगी। 16, 20 और 24 प्रत्येक से क्या होगी? विभाज्य होगी। कौन? वैसी संख्या का मान बताना है जो 16, 20 और 24 से विभाज्य होगी, जो पूर्ण संख्या होगी। अब इसका पता लगाते रह जाइए कौन से क्लास का है, समझे? इसीलिए क्लास मायने नहीं रखता है, लेवल जानकारी मायने रखती है कि आप कितना जानते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 2 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मतलब भाग करेंगे, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। आएगा ना? एलसीएम निकालते होंगे आप, 4, 5, 6। अब इस तरीके से 2 और 6 को जो है करेंगे तो 2, 5, 3। अब हम इसमें जब पूर्ण वर्ग संख्या का होता है, जब ऐसे सामान्य संख्या का होता है तो सीधे गुना कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या का हो रहा है, ध्यान दिए हैं बातों को। लिख रहा था सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या पूरा 8वें क्लास में पूर्ण वर्ग पढ़े हुए हैं। 8वें क्लास में आप जब पूर्ण वर्ग पढ़ेंगे तो जिसका जुड़ा लग जाए उसको पूर्ण वर्ग कहा जाता है, मालूम है ना? तो 5 और 3 का जुड़ा नहीं लगा, अर्थात एक 5 हम अपनी तरफ से मिला देंगे और एक 3 हम अपनी तरफ से मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि इसका जुड़ा लग जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 5 हो जाएगा 400, 8 5 40, हाँ 400 हो जाएगा। फिर 400 तिया 1200, अब 1200 तिया 3600, गुना कर देंगे 3600 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 26, 26 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, 3600 आ जाएगा। बनाने का तरीका देखिए, 5th, 6th, 7th, 8th सब का मिश्रण है इसमें। एलसीएम 5th का, फिर इसके बाद जो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या है 8 का, सबका मिश्रण है। अर्थात गणित कहीं किसी लेवल का नहीं होता है, गणित की सिर्फ अपनी लेवल होती है। ये अपना खुद में अपना एक मतलब परिवार बनाया हुआ है, उस परिवार में आपको शामिल होना पड़ेगा तब आपको गणित आएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, fx इतना के शून्यांक 2x² प्लस 6x माइनस 6, 2x² प्लस 6x माइनस 6 का घात बताना है। तो एकदम आराम से, अभी इसके पहले भी आपको क्वेश्चन मिला है, घात क्या था? जो सबसे अधिकतम, अर्थात 2 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का
सॉरी 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 का शून्यांक बताना था, 27 का शून्यांक बताना था। तो ठीक है, तो शून्यांक बता देंगे, इसका तोड़ देंगे। 6 दूनी 12, 2 पहले कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा है, तो इसके बीच संबंध बताने हैं। ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, ए का मान हो गया आपका 2, बी का मान हो गया 6 और सी का मान हो गया आपका माइनस 6। तो आपको संबंध बताने हैं, रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन इसमें दे रहा है ऑप्शन में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए मतलब 2 तरीका होता है। कभी कभार जो क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर निकाला जाता है और कभी कभार आंसर पे मतलब अपना ध्यान दे करके तब क्वेश्चन को देखा जाता है। तो यह उल्टा वाला क्वेश्चन है। इसमें सवाल यह कह रहा है कि मतलब 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। तो बताइए कि क्या यह रिलेशन इनके बीच हो सकता है? तो अब इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए। तो अल्फा बी का मान कितना है यहाँ पे 6, अर्थात माइनस 6, और ए का मान कितना है तो 2, और फिर सी का मान कितना है तो 6, सी का मान माइनस 6। गुड। अब बी का मान सिर्फ 6 है, तो ठीक है, तो माइनस बी था तो 6 हो गया, माइनस 6 बटा 2। तो देखिए दोनों बात बराबर आ गया, अर्थात पहला रिलेशन क्या है कि सही है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। क्या एकदम निश्चित यही है। चलिए अब हम लोग आते हैं 27 नंबर, एक ऐसी समीकरण युग्म जिसमें यह क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर लिख दिया गया है। एक्स स्क्वायर लिखा गया है, इसको एक्स स्क्वायर ना होकर के यहाँ पे एक्स प्लस 2y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, फिर 3x प्लस 2y बराबर 10। तो जब इसको हम a1 बटा a2 बैठाएंगे तो 1 बटा 3 बराबर 2 बटा 2। तो यह बराबर क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एकल, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर, एकल इसका आएगा मान। ठीक है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद की पहचान करनी है, 9वीं वर्ग का क्वेश्चन। बहुपद की पहचान करनी है तो आपको पता है कि जिसका x का घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं होता है। मतलब अगर होता है, अगर माइनस में या भिन्न में, तो वह बहुपद नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर ए में जाते हैं, तो इस ऑप्शन नंबर ए जो है ठीक है, 2 बटा 3x है जो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए 30 में आपका मान देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लगभग आधे क्वेश्चन तो नीचे की क्लासेस से ही पूछे जाते हैं, जबकि हम लोग सालों भर मैट्रिक के बुक को लेकर रटते रहते हैं, नीचे के क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इक्वेशन का क्वेश्चन है, अब इसको हल करना होगा। यहाँ गुना है, फिर ई माइनस इसमें है, तो गुना कीजिएगा तो सेम आएगा, जो इधर आना था वहीं इधर भी आएगा। समझ रहे बातों को? गुना कीजिएगा तो जितना इधर 7 तरीके 21 का 1 हाथ में 2, 3 तरीके 9 और 2 11, 11 का 1 और इधर है तो 11 ही हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 अंक का फिर 2 अंक, 2 और 1 3 अंक, 1 2 3 अर्थात 0.111x बराबर, फिर इसको भी गुना कीजिएगा तो 0.11x, और भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, x बराबर 1। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 1। फिर 31 हो जाएगा 6 पर पावर 6 x पर पावर 4
वाई और 12x वाई। अब देखिए यह क्वेश्चन देखिए, 6x और 12xy, इन दोनों पदों का क्या निकालना है? इन दोनों पदों का महत्तम निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। एक्स वाई का ऐसे 6 और 12 का महत्तम तो आप निकाले होंगे, लेकिन अब ऐसे सवाल जब मिले तो उसका महत्तम कैसे निकालेगा? तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। 6x4 और वाई को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 6 और फिर x के पावर 4 अर्थात 4 ठो x, 1 2 3 4, फिर y, फिर इधर 12xy को तोड़ेगा तो क्या होगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, x गुना y, तो 3 3 मिल गया, फिर 2 2 मिल गया, फिर x मिल गया। यही ना होता है मस, जो वैनिष्ठ गुणनखंडन होते हैं, कॉमन फैक्टर। y भी मिल गया, मस y भी मिल रहा है, गुड। तो चलिए 3 दूना 6, 6x y, मस हो जाएगा 6x y। अब बताइए कि ई सवाल कौन से क्लास का है? 10वीं के लिए भाई लोग बताइए तो कौन से क्लास का है? लॉस ऑफ मौसक आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? सोच सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6xy अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी डाला है उसका सही है, जो नहीं डाला है उसका गलत है। पहला टेस्ट है, आप तरीका सीख सकते हैं। इसके बाद आने वाले टेस्ट में आपके मार्क आने चाहिए, क्योंकि आप तरीका मतलब सीख सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, कैसा नहीं आता। अभी तो मई का महीना है, अभी आपको अगले साल फरवरी में एग्जाम देना है, अर्थात आपके पास मतलब क्या है कि भरपूर टाइम है प्रैक्टिस करने की, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सवाल की स्थिति को मतलब देखते हुए। पिछले साल जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों से टैली करते हुए ही मतलब करते हुए ही या पेपर बनाया गया है, कोई पेपर अपने आप से नहीं बनाया गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 32, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इस टाइप के सवाल 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितना है? कौन सा बना था? 32। ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1। देखिए इन सभी सवालों को बनाने से पहले सबसे पहले ए बी सी छाट लेते हैं। ए आपका हो गया a, बी आपका हो गया 4a माइनस 4a, सी आपका हो गया 2a प्लस 1। समझ गए बातों को? अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाइए। d किसके बराबर था? 0 के, यहाँ पे मूल समान था तो d हो जाएगा 0। b का मान कितना है? माइनस 4a का 2 बार गुना कीजिएगा, माइनस 4 गुना a का मान हो गया a और c का मान हो गया 2a प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस 1 में अगर कोष्ट नहीं लगाते हैं फिर भी मामला का मतलब गंभीर हो जाएगा। 4 चौके 16, 16a स्क्वायर, फिर 4a से 2 में गुना कीजिए तो माइनस 8a स्क्वायर, फिर 4a को जब उधर 1 में कीजिएगा तो माइनस 4a, तो 16 स्क्वायर में से जब 8 स्क्वायर घटेगा तो 8a स्क्वायर बच जाएगा माइनस 4a। जब 8 स्क्वायर इधर आएगा क्योंकि 0 था यह समीकरण के नियम अनुसार, तो माइनस 8a स्क्वायर बटा माइनस 4a। अब स्क्वायर से ये कट सकता है, आप ऐसे नहीं काटिएगा, देखिए आप नियम से काटिए। चलिए माइनस 8a स्क्वायर, इधर से 8a को उधर भेज देते हैं तो सिर्फ a बराबर बच जाएगा आपका, क्योंकि a बराबर मान हमको निकालना था माइनस 4a बट्टा माइनस 8a। माइनस माइनस खत्म, a से खत्म, a 4 से 2, अर्थात a बराबर आपका मान गया 1 बट्टा 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 32, हाँ ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही जवाब। देखिए इसको बना करके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन देख करके आ जाते हैं, कुछ बनाना पड़ता है, कुछ आपके याद के हिसाब से आते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग कीजिए। अब बताइए, अब 8वां क्लास में वर्गमूल और मतलब घनमूल नहीं पढ़े होंगे तो आपका तो हालत खराब होने वाला है। 64 का वर्गमूल और 64 का घनमूल, तो उसका क्या करना है? 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दें। 64 के वर्गमूल को अर्थात रूट अंडर 64, ठीक है ना, रूट अंडर 64 और 3 करनी 64 से भाग दें तो क्या इसका मान निकलेगा? रूट अंडर 64 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 8 64 और 3 करनी घनमूल क्या हो जाएगा? 4।
समझ रहे बातों को, 4 चौके 16 चौके 64, अब 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 2 अगर अब इसमें है तो 2 33 के 2, 33 का बी नंबर, 33 का बी सही जवाब, ठीक है। फिर 34 नंबर √10 और √15 को गुना करें। कितना शानदार क्वेश्चन है। √10 को √15 में गुना करें। बताइए कौन से क्लास में गुना सिखाया गया आपको? √10 को √15 में गुना कीजिए। तो इसको गुना करने के लिए क्या कहता है देख लीजिए, समझ लीजिए। √10 को √10 में √15 में गुना करने के रूट के अंदर से अंदर गुना कर देते हैं, 10 गुना 15, समझ गए। अब इसको गुना नहीं करते हैं, यहाँ पे लाने के बाद अब 15 में 10 से गुना करके 150 नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसको तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि रूट के अंदर है तो वर्गमूल है। जब वर्गमूल है तो जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो 10 को तोड़ देंगे 5 गुना 2, अब 5 तिया 15, तो 5 5 जोड़ा लग गया, तो जो जोड़ा लग जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, 3 दूना 6, अर्थात 5√6 अगर आया होगा किसी ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो 34 5√6, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही जवाब, समझ गए। 35 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए कितनी सुंदर क्वेश्चन है, 2 और 2.5 के बीच। अब इसको देख करके भी पता लगाया जा सकता है। 2 लड़का बात मत करो, 2 और 2.5 के बीच क्या हो सकता है। अब ऑप्शन में देखेंगे √11 का मान निकालिएगा तो ऐसे ही 3 तरीके 9 पर सेट होगा। √11 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 पे आएगा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन ए गलती नहीं होगा। ऑप्शन बी √5 का मान निकालिएगा तो 2.35 आता है, 235 आता है, तो 2.235 इसमें आपको दिखाई दे रहा है। 2 और 2.5 के बीच में है 2 3, देख रहे हैं ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। फिर आगे भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी 22.5 रूट के अंदर, इसका भी निकालिएगा वर्गमूल तो संभव नहीं है, क्योंकि 11 का जब 11 3 हो जा रहा था तो 22 तो और ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को, कॉमन सेंस भी रखना पड़ता है गणित को पढ़ाने के लिए। सिर्फ शिक्षक के भरोसे आप नहीं पढ़ पाइएगा, कम से कम अपनी जो एबिलिटी है, अपना जो क्वालिटी है वो भी लाना पड़ता है सामने। खैर √12.5, तो जब 11 ही नहीं हो रहा था तो 12.5 का सवाल कहां से बनता है और 22.5 का सवाल कहां से बनता है। अर्थात सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा ऑप्शन था जो इस सवाल के जवाब हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। 36 0.322 के ऊपर रेकड़ी, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटाइए, नीचे 1 पर 2 को 0 बढ़ाइए और यहां से आप 3 घटाइए और यहां से आप 10 घटाइए। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर रेकड़ी होता है उसको छोड़ के इधर घटाया जाता है, नियम है। इस नियम को विस्तारित पूर्वक आपको किसी वीडियो में दिखाए गए होंगे, आप वहां से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। या टेस्ट क्वेश्चन या आपका रेगुलर क्लास नहीं है कि इसमें आपको ज्यादातर मतलब समझाया जाएगा। 32 में से 3 घटेगा कितना बच जाएगा? 29, और 100 में से 10 घटेगा तो 90, अर्थात 29/90 अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो उसका आंसर सही होगा, नहीं तो बस। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही, ऑप्शन बी। ज्यादातर ऑप्शन बी ही आ रहा है, नहीं ढंग आ रहा बनाने के लिए तो ऑप्शन बी ही डाल दीजिए पूरे में जितना लग जाए उतना लग जाए ये सब लाठी चार्ज वाली बातें हो गई। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी आंसर। फिर 37 नंबर के घात बताना है, तो इसके घात सबसे अधिक 3 है, तो 37 का आंसर सी हो जाएगा। 37 का आंसर सी। 38 6/15 शांत है कि नहीं है? तो 3 गुना 5 आ रहा है ना, तो बताइए आप शांत है कि नहीं है? ऐसा शांत वाला 2 क्वेश्चन आपको पीछे मिल चुका है। हमने बताया था सिर्फ 2 आएगा तो शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 आ गया, अर्थात यह शांत नहीं होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा अशांत, ऑप्शन नंबर बी। 38 ऑप्शन बी। फिर 39 कि मूल समान हो तो कौन सत्य है? मूल समान होगा तो सत्य क्या है? d = b² - 4ac, तो d जब 0 होता है तो b² - 4ac, तो b इधर आ जाएगा तो -b² = -4ac, माइनस कट जाएगा, अर्थात b² 4ac और जहां लिखा हुआ सही है। अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी, b² = 4ac। 39 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही जवाब है।
अब 40 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन 4 माइनस √3 क्या है। तो जब √3 अपर में संख्या है तो √3 के साथ जो मिले वो भी अपर में है। जब एक चोर पकड़ा गया, चोर के साथ जो मिला है मतलब साथ में खड़ा है तो वो भी चोर है। तो जब 4 √3 ही अपर में संख्या है, पहले भी बात हो चुका है, तो 4 माइनस √3 क्या होगा, अपर में होगा। अर्थात 40 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 41 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए फिर से वही बात, अब अभाज्य संख्या आपको मतलब बताना है। मैं चाहूंगा कि आप इसको बताइए कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभी बात हुआ था ना अभाज्य संख्या के विषय में। देख रहे हैं आप, एक सवाल एक टाइप के क्वेश्चन फिर दूसरे टाइप में भी मिल रहे हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं, अगर ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे आशा है कि मतलब 50% आपको बनाने का ढंग आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को भी विश्लेषित कर रहा हूँ। शॉर्टकट में या जल्दी ही कर रहा हूँ, लेकिन कर जरूर रहा हूँ। तो इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है बताइए। 6 अभाज्य संख्या है? नहीं, गुड, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो अभाज्य कहाँ से हो सकता है। अभाज्य वही होता है जो स्वयं से और 1 से कटे। आप खुद बताइए। 9 अभाज्य संख्या है? गुड, चलिए। 15 अभाज्य संख्या है? तो फिर बचा है 11। गुड। अब इस क्वेश्चन का जवाब जो 11 नहीं लिखा है उसको फॉर्म अप्लाई करने का अधिकार नहीं है। उसे फिर से 5, 6 से पढ़ना होगा, तब जाके फॉर्म अप्लाई करे। फिर 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जब द्विघात बहुपद है, घात जब 2 है तो उसका अधिकतम घात कितना होगा, मतलब उसका शून्याङ्क कितने होंगे, 2 होंगे। जब द्विघात बहुपद होता है तो शून्याङ्क 2 होते हैं। जब एक घात बहुपद होता है तो उसके शून्याङ्क 1 होते हैं। और जब त्रिघात होता है तो उसके शून्याङ्क 3 होते हैं। मतलब जितना घात के बहुपद होता है उतने शून्याङ्क होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अर्थात 42 नंबर का आंसर हो जाएगा 2, 42 का बी। फिर 43 नंबर में हम जाते हैं किसी पूर्णांक m के लिए। बताइए m के लिए क्या संख्या हो सकती है। सम संख्या के लिए क्या हो सकता है, इसी में पहले बात हो चुका है। m+2 मान लीजिए m कोई पूर्णांक है, यहाँ पे m की जगह आप क्या रखिएगा कि यह सम संख्या हो जाएगा। m+2 क्या होगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा ना, तो विषम हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सवाल क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, m के लिए सम या सम संख्या का रूप है, नहीं है, क्योंकि m की जब 1 रखिएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, जो कि विषम हो जाएगा, तो यह नहीं है। अरे ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2m+1 यह है सम का रूप। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 दूनी 2, 2 एकम 2 है, 2 1 3, बात खत्म, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 2m, यह होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे अब m की जगह पे कुछ भी रखिएगा ना तो सम ही आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और किसी वीडियो में इसका चर्चा भी किया जा चुका है। जो बच्चे शुरू से हमारे क्लास को देखे होंगे उसको एकदम भली भांति बातें समझ में आ रही होंगी कि इसका जिक्र कई बार हो चुका है। मेरे क्या है कि जो क्लासेज चलाई जा रही थी बेसिक क्लासेज, उसमें बात हुआ था। अंग उस वीडियो का नाम भी है अंकगणित भाग 1। अब जाके देखिएगा, इसका जिक्र जरूर किया गया है। इसमें सिर्फ सम का बात किया गया है, उसमें सम विषम अभाज्य भाज्य सबका बात किया गया है। अब पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। 44 में कह रहा है कि अविरोधी। 44 का आंसर होगा अविरोधी। 44 का ए होगा, a1/a2 b1/b2 के रूप में जब बैठा करके आप मेरे वीडियो देखिए, दो चलो समीकरण भाग 1 में इसका जिक्र किया गया है। 44 का ए। 45 3.27 के ऊपर रेकड़ी है, क्या है यह, पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। यह क्या है, परिमेय संख्या। अर्थात 45 का आंसर होगा बी, परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक भी कहा जा सकता है, लेकिन जो चीज जितना नजदीक होता है ऑप्शन में उसी का जवाब सही होता है। जैसे कि मुझे चौक लेनी है तो मैं वहां पे बैठे किसी व्यक्ति से चौक थोड़ी ना मांग सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो लोग बैठा जो चौक के पास है मैं उसी से मांगूंगा। तो यहाँ पे परिमेय संख्या को जल्दी टच कर रहा है यह सवाल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए भी कोई दिया है और लड़ाई करने पे उतर हो जाए कि नहीं ये पूर्णांक ही होगा, तो उस वहाँ पे लड़ाई बिना औचित्य का है, क्योंकि जो सबसे नजदीक होता है, आप भी विद्यार्थी, यहाँ पे जो बैठा है वो भी विद्यार्थी है, वहाँ जो बैठा है वो भी विद्यार्थी है, तो मैं किससे पहले संपर्क करूंगा,
जो पास में होगा तो पास में टच कर रहा है परम संख्या, अर्थात क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। x² + 3x + 2 इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। गुणनखंड तोड़िए और शून्यांक ज्ञात कीजिए। मुझे आशा है कि जब गुणनखंड तोड़िएगा शून्यांक ज्ञात कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा -1 और -2, ऑप्शन नंबर ए। 46 का ऑप्शन नंबर ए। आशा क्या है, इस क्वेश्चन को फिर पीछे भी एक क्वेश्चन मिला हुआ था, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, आज सेम आंसर भी था। 47 नंबर पी और क्यू दो आभास संख्या है तो उनका मौसा ज्ञात करें। आभास संख्याओं का मौसा क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। आभास संख्याएं, आभास संख्या क्या होती है, जो स्वयं और एक से कटती हो, जो स्वयं और एक से कटेगी, स्वयं और एक। तो मौसा क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो मान लीजिए इसके जगह पे कोई संख्या हो, फिर इसके जगह पे कोई संख्या हो, दोनों का मौसा क्या होगा। मौसा में जो दोनों मिलता है तो एक ऐसा मान है जो दोनों में मिलेगा। स्वयं तो कुछ भी हो सकता है, स्वयं हम हैं, स्वयं आप हैं, आप में और मुझ में क्या कॉमन है, तो एक की कॉमन है। अर्थात मौसा कितनी होगी, समझ रहे हैं बातों को, मौसा कितनी होगी, एक। अर्थात इस क्वेश्चन का 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा 1, ऑप्शन नंबर डी। फिर 48 में 5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा निकाल दीजिएगा और निकाल करके आप अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। मैंने इसको पहले से निकाला है तो 48 का आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। लॉस और मौसा आता है ना निकालने, लॉस और मौसा निकाल के बट्टा कर दीजिएगा, आ जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा बी। 25 0 से लेके 50 तक में कितनी संख्या विषम है, तो 25 को विषम है, समझ गए। और फिर 24 को सम है। जब सम पूछा होता तो सम की संख्या 24 हो जाती, क्योंकि 0 से बात की जा रही है। सॉरी नहीं 25 को विषम और 25 को सम, अर्थात 0 से लेकर 50 के बीच में 25 संख्याएं विषम है, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी आंसर। और 50 सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या का मतलब गुणनफल। अब देखिए सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या कितनी थी, अभी कुछ देर पहले बात हुई है, 2, गुड। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब वही संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य किसी से भी कटे, वो क्या होती है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2 होगी। पागल हो गए क्या आप लोग, 3 कैसे होगा, 3 स्वयं से और एक से कटेगा, बहुत गलत बात है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 दूनी 8, बस बात खत्म। 50 के 50 सवाल हम आज यहाँ पे टच किए। 50 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब इसकी अगले वीडियो में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय को लेके मतलब चला जाएगा।